नमस्ते भाइयों। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल पे जो महिलावादी कानून है उनसे पुरुषों को बचाने के लिए, उनके परिवारों को बचाने के लिए मैं नए नए वीडियो डालता रहता हूँ। ये जो वीडियो मैं जो डाल रहा हूँ वो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास। मैं प्राइवेसी कंसर्न की वजह से कॉल पिकअप नहीं कर पाता हूँ, इसलिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं जानकारी आप लोगों तक साझा करता रहता हूँ। और आप लोगों की अगर कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमें अच्छा लगा तो हम उसके आधार पे हम नया वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो जाती है 498A यानी दहेज प्रताड़ना की, तो हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अमूमन पुलिस क्या करती है कि अपनी मनमर्जी करती है कि जब मन आया तब नोटिस दे दिया, जब मन आया जांच के नाम पे आरोपी बना दिया। तो आखिर में एफआईआर दर्ज होने के बाद में ऐसा क्या प्रोसीजर है जो पुलिस को फॉलो करना चाहिए। आज उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे कि जो CRPC 41A का जो नोटिस पुलिस द्वारा जो दिया जाता है वो कब देना चाहिए और किस कंडीशन में देना चाहिए। आज हम उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और क्योंकि मेरी ये व्यक्तिगत मुहिम है और मेरी लाइफ का शायद ये मोटो भी है कि हम किसी भी तरीके से निर्दोष परिवारों को बचाएं, और इसमें जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी भी हम मदद करेंगे। अगर मुझे लगता है कि हाँ कि इनके साथ वास्तविक गलत हुआ है, तो ऐसा नहीं है, हम पक्षपाती तरीका नहीं अपनाते कभी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि जो महिला कानूनों का जो फ़ायदा है महिलाएं ज़्यादा उठा रही हैं, और पुरुषों परिवारों को फंसाने के लिए वो नए नए तरीके से षड्यंत्र रच रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर में जब 498A की एफआईआर थाने में दर्ज होती है तो पुलिस की क्या जिम्मेदारी बनती है, और अगर पुलिस ने अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, जो आपका जो विवेचक है उस केस में, तो हमें किस तरीके से अपने केस को खारिज कराने के लिए मूव करना चाहिए, और हमें किस तरीके से उस आईओ के खिलाफ में, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके खिलाफ में हमें एक्शन लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि महिला है, कभी भी कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा देती है। हालांकि जुडिक्शन का मैटर बन जाता है। CRPC 70 में ये कहा गया है कि जहाँ घटना होगी वहीं जांच होगी और वहीं सब कुछ होगा, लेकिन महिलाओं के केस में ऐसा नहीं है। बोला जाता है लेकिन ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अगर हम रूलिंग पे जाते हैं तो ये बोला जाता है कि नहीं, महिला कहीं से भी कर सकती है, उसको अधिकार दिया गया। तो लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि अधिकार किस जगह पे लिखा हुआ है, किस कानून में लिखा हुआ है कि वो मायके जाएगी। अगर वो ससुराल में रह रही है और दहेज प्रताड़ना अगर ससुराल में हो रही है तो मायके में जाके कैसे कर देगी, किस कानून में। लेकिन CRPC 170 तो यहाँ वायलेट होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि एक जो एफआईआर, चलो ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि अगर जैसे ससुराल में अगर प्रताड़ना हुई है या घरेलू हिंसा की कोई इस तरीके से कोई दिक्कत हो रही है, तो लड़की को अपने परिवार वालों के साथ में संबंधित थाने में शिकायत करनी चाहिए या किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। अगर लड़की ससुराल में है तो वो अपने माँ बाप को तो बताएगी ही बताएगी। तो माँ बाप की यहाँ जिम्मेदारी बन जाती है वो कंसर्न थाने में आए या रजिस्ट्री से ये भेजें कि हमारे साथ में, लड़की के साथ में इस तरीके की प्रताड़ना हो रही है और लड़की हमारी मायके में है, सॉरी ससुराल में है इस समय। तो इस तरीके की सूचना दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं वो क्या करते हैं कि मायके में आके, मतलब लड़की को बुला लिया ससुराल वालों ने, यानी पत्नी जो है अपने घर जाके वहाँ पे जाके शिकायत करती है कि हमारे साथ में दहेज प्रताड़ना हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। और पुलिस थाना क्या करता है कि काउंसलिंग के नाम पे
लड़कों को बुलाती है, परिवार वालों को बुलाती है, डांटती है, टपटती है, परेशान करती है, हैरेसमेंट करने की कोशिश करती है। लेकिन ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की श्रेणी का कोई कृत्य होता है तो तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन किन किन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, इसके लिए पहले से जांच होनी चाहिए। जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गए, इसमें पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद में एफआईआर लॉन्च हो। अगर लगे कि हाँ कि तथ्य बन रहे हैं, इसमें जांच होनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। दूसरा है कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स, तीसरा है कि मेडिकल निग्लिजेंस डिस्प्यूट्स हैं, और तीसरा ये है कि अगर जैसे किसी शिकायत करने में अगर 3 महीना से ज़्यादा का डिले हो गया है तो वो जांच का विषय बन जाता है, उसको जांच करनी चाहिए, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ये गाइडलाइंस दी हुई है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। काउंसलिंग के नाम पे आरोपी ठहराने के लिए या तो आप साथ में लेके जाओ या फिर ट्रैप हो जाए, यानी कि आपको ब्लैकमेल होना ही होना पड़ेगा। चलो अब बात आ जाती है एफआईआर दर्ज होने के बाद। आपके खिलाफ में 498 की एफआईआर दर्ज हो गई। आप क्या करेंगे? आप परेशान हो जाएंगे कि नहीं मेरे को पुलिस उठा लेगी, मुझे टॉर्चर करेगी। मैंने ऐसे बहुत सारे मैटरों में देखा है कि पुलिस ने ये कहा है कि नहीं हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि उनके हाथ में गिरफ्तारी की पावर नहीं होती है, क्योंकि 7 साल से कम की सजा है, इसलिए सीआरपीसी 41A का नोटिस उनको देना होता है। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि नाम निकालने के लिए पैसे मांगते हैं, कभी किसी के लिए पैसे मांगते हैं। लेकिन हमें पता है सामने से कि हम इनको पैसे दे देंगे, फिर भी उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वादी स्टेटमेंट है और वादी स्टेटमेंट के हिसाब से इनको मेरे खिलाफ चार्जशीट लगानी है। तो जैसे ही आपकी एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस क्या करती है? पुलिस डिले कर देती है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसको साफ तरीके से वायलेट करती है। आप अपने केस में देखना, अगर आपके केस में अगर इस तरीके की अगर गलती हुई है तो आप आयोग के खिलाफ में जो जांच अधिकारी है जिसने जांच की है उसके खिलाफ में आप एक्शन ले सकते हैं। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया है, आप पेज नंबर 6 देखेंगे, लास्ट पेज देखेंगे, उसमें ये कहा गया है कि जिस दिन से एफआईआर दर्ज हुई है उसके 2 हफ्तों के अंदर आपको संबंधित मजिस्ट्रेट को ये कारण बताना पड़ेगा कि आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो। यानी कि 15 दिन, यानी कि 1-2 हफ्ते के अंदर आपको जो एक्यूज्ड हैं, जो आरोपी हैं, उनको नोटिस देना पड़ेगा। अगर आप 2 हफ्ते के अंदर अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज होने की डेट से लेके 2 हफ्ते के अंदर अगर एक्यूज्ड को अगर नोटिस नहीं दे रहे हैं, तो आपको संबंधित जिले के अधिकारी एसपी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और उसमें रीजन जो है ना वो राइटिंग में होनी चाहिए कि क्यों ये जरूरत पड़ रही है, और मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना पड़ेगा कि हम इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं या डिले हो गया है, जो भी हो गया है। लेकिन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के हिसाब से इनको एफआईआर दर्ज होने के 2 हफ्ते के अंदर में 41A का नोटिस एक्यूज्ड को देना होता है, यानी पति के परिवार वालों को देना होता है। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है। अगर ऐसा नहीं करती है तो पुलिस है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का साफ तरीके से उल्लंघन कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि नहीं यार हम थाने जाएंगे, हमें पकड़ लिया जाएगा, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, हमसे ट्रैप किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे ही आपको पुलिस 41A सीआरपीसी का नोटिस देती है, आपकी बेल थाने से हो जाती है, आपको फिर वो अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में वो चार्जशीट करेंगे, चार्जशीट करने के बाद में आपको माननीय न्यायालय से सम्मन आएंगे, सम्मन आने के बाद में आपको बेल करानी है, आप बेल करा सकते हैं। चैलेंज करना है, चैलेंज मैं अपना वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि अगर कॉग्निजेंस ऑर्डर हुआ है तो कॉग्निजेंस ऑर्डर को कैसे चैलेंज करना है। तो एफआईआर दर्ज होने के 2 हफ्ते के अंदर में पुलिस को नोटिस देना होता है, दैट इज कंपलसरी। अगर नहीं देते हैं तो संबंधित एसपी को राइटिंग में देंगे, उसमें रीजन लिखेंगे और मजिस्ट्रेट को संतुष्ट करना पड़ेगा। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पुलिस को
माननीय न्यायालय में बताना होता है कि हम इस एक्यूज्ड की अरेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, केस दर्ज है और ये 7 साल की सज़ा से कम है इसमें सज़ा, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है, वो ये सोचती है कि हमने इसको मीडिएशन में लगा दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल एफआईआर दर्ज होने के बाद में मीडिएशन जिला विधिक प्राधिकरण में लगा दी जाती है, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं रहता है। आप फाइल कहीं भी भेजिए, वो मीडिएशन अपनी जगह है, लेकिन आपको जो लीगल प्रोसीजर है उसको आप ले डाउन नहीं कर सकते। वो आपको 2 हफ्ते के अंदर नोटिस आपको अक्यूज्ड को देना ही पड़ेगा। तो ये प्ली नहीं ले सकते। तो आप सबसे पहले अपनी फाइल में देखिए कि आपकी जो एफआईआर हुई है किस डेट को हुई है और आपको नोटिस किस डेट को मिला है। अगर 2 हफ्ते के अंदर अगर आपको नोटिस नहीं दिया गया है तो आप आईओ के खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। अब बात यह आ जाती है कि लोग जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं 438 सीआरपीसी में। तो मेरे भाई इस पे भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप 438 सीआरपीसी के तहत में एंटीसिपेटरी बेल पे जाते हैं और उसमें स्टेट को नोटिस जाता है तो स्टेट सीधा कहेगा कि नहीं साहब 7 साल से कम की सज़ा है, हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमने 41 का नोटिस दिया है, हम देने वाले हैं। तो वहाँ पे वो आपकी खारिज हो जाएगी। एंटीसिपेटरी बिल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी जो बेल है वो ऑलरेडी आपकी थाने में हो चुकी है, आप अंडर कस्टडी आ चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारे तथ्य हैं जो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, मेरी मदद करें। अगर आप लोग मेरी मदद करेंगे तो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं और आपकी हमेशा मदद करेंगे। और दूसरी बात, अगर इस तरीके का अगर कृत्य होता है तो आईओ के खिलाफ कैसे कार्रवाई करनी है, किस तरीके से हमें कोर्ट में अपने केस को डिफेंड करना और किस तरीके से हमें बरी होना है और किस तरीके से हमें डिस्चार्ज मूव करना है और किस तरीके से हमें जमानत हम ले सकते हैं, इन सारे तथ्यों पे हम आगे बात करते रहेंगे। अगर आपको लगता है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप के माध्यम पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।